हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए एक बार, और हम जो है अपनी जो क्लास है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले क्यों मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि कुछ रिवीजन आपका बाकी था, तो उस रिवीजन को करते हुए आप मुझे आंसर्स करेंगे और मैं आपके आंसर्स देखूंगी। फिर उसके बाद में गुड इवनिंग आ जाए। और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बच्चे तो बहुत सारे जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं कहूंगी कि आप सभी जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी आगे की चीजों को आपके साथ शेयर कर सकूं, आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकूं, आपको ये बता सकूं कि आपको कितना याद है, आपको अपने माइंड में सारी चीजें जो हैं वो पूरी की पूरी याद करा सकूं कि मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। तो बेटा जी, अगर हम बात करेंगे तो कल मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, कल मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण, है ना। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यही हम कर रहे थे ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपका लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ये आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था बेटा, और इसमें मैंने आपको 2 मीटिंग्स बताई थी, इसमें मैंने आपको बताई थी 2 बैठकें, ठीक है। तो उसके बारे में मैं जिक्र करूंगी। जो मैंने आपको 2 बैठकें यहाँ पे बताई थी जिसमें आपको आंसर देना होगा, जिसमें आपको आंसर देना होगा। 1 मिनट रुकेंगे बस, ठीक है, जिसमें आपको उत्तर देना होगा प्रश्नों का, और वो उत्तर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहले तो बेटा यही बता दो कि ये कब हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, राधे राधे, जो भी आप स्वीकार करना चाहें। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जल्दी से आपको बताना है। आंसर आना शुरू हो गया है 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपको बताना है कि इस बैठक में आपके अध्यक्ष कौन थे, आपके अध्यक्ष कौन थे, या आप कहेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें आपकी अगर हम बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। अभी आप पहला ही आंसर कर रहे हैं। कौन थे बेटा जी? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे बेटा जी? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बेटा किसके कहने पर इनको बनाया गया था? तो डॉक्टर जेबी कृपलानी के कहने पर मैम इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था कि इस मीटिंग में आपके 211 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? 211 सदस्य थे। अब बताओ कि ये दिल्ली, ये आपकी जो बैठक है ये किस जगह पर हुई थी? आपकी ये जो बैठक है ये किस जगह पर हुई थी? जल्दी से आंसर करो कि किस जगह पर ये आपकी बैठक हुई थी। 211 सदस्य थे, बैठक का जगह बताओ, स्थान क्या था? आपकी संविधान सभा की बैठक का स्थान बताना है आपको। स्थान क्या था? जल्दी से बताइए, स्थान क्या था। और आपको क्या बताना है? और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही है। बैठक कहां पर हुई थी? बैठक कहां पर हुई थी? और बताना कि आपकी जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे? ये 2 प्रश्नों का उत्तर बता दो। दिल्ली में हुई थी, बिल्कुल सही है। कहां पर हुई थी? दिल्ली में, या कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, दिल्ली के केंद्र भवन में यह बैठक हुई थी। फिर आपसे मैंने पूछा है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बच्चों का आंसर आ गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर बेटा जी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने एक आपको बताया था कि इसी बैठक में बेटा मैंने आपसे पूछा है कि इसी बैठक में अगर हम बात करते हैं तो एक आपके संवैधानिक सलाहकार भी बने थे।
थे? संवैधानिक सलाहकार, जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? ये संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो आप ध्यान रखिएगा कि ये संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे। आंसर दीजिए फटाफट से, कौन बने थे संवैधानिक सलाहकार? बी एन राव। आंसर आना शुरू हो गया है। कौन बनाए गए थे? बी एन राव। ये कुछ चीजें मैंने आपको रिवाइज कराई, यहां तक मैंने 2 बैठकें आपको बताई थी, ठीक है। और आपके 2 उपाध्यक्ष भी बने थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, वो भी मैं आपको बता चुकी हूं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। तो अब हम अपनी क्लास को आज नई तरफ लेके चलते हैं और बात करते हैं संविधान सभा में। जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की तीसरी बैठक, किसकी बात करेंगे? तीसरी बैठक की बात करेंगे, थर्ड मीटिंग की बात करेंगे। तीसरी बैठक, थर्ड मीटिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट थी ये भी आपको बताऊंगी मैं। और इस बैठक की जो शुरुआत थी बेटा, वो आपकी किसके साथ की गई थी? वो आपकी किसके साथ की गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक, ये हमारी हेडिंग है, संविधान सभा की तीसरी बैठक, ये हेडिंग है हमारी। देखो, ये जो बैठक थी, इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत बेटा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी। शुरुआत किसके साथ हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, विद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बिगिनिंग दिस मीटिंग, इस बैठक की जो शुरुआत हुई थी, इस बैठक की जो शुरुआत हुई थी वो किसके साथ हुई थी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ में इस बैठक की शुरुआत होती है। यही क्वेश्चन देखो बच्चे आगे आगे बता रहे हैं कि मैम 13 दिसंबर को, वेरी गुड। थर्ड मीटिंग कब हुई थी? तो मैम थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को मैम हुई थी। और इसकी शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो मैम उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ हुई थी। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्वेश्चन आता है कि इसको पेश कब किया गया था, या कह सकते हैं कि इसके ये प्रेजेंट कब किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को आपका ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है किसके द्वारा पेश किया गया था? पेश किसके द्वारा किया गया था? तो बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो मैम 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया ये जो आपकी बैठक हुई थी, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो मैम उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रेजेंट किया? तो बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को, नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो इस मीटिंग की जो बिगिनिंग हुई थी, जो स्टार्टिंग, जो शुरुआत हुई थी, वो विद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी, ठीक है। अब आपको ध्यान से आगे मेरी बात सुननी है। फिर आपका एक प्रश्न आता है कि भाई ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको आपकी संविधान सभा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इंग्लिश में हेडिंग रहेगी थर्ड मीटिंग ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूं। ठीक, अब यहां पे कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन बेटा ये पूछेगा कि संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया, इसे कब स्वीकार किया, इसको कब एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको कब स्वीकार किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे आंसर्स भी कर रहे हैं, 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था, हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव या फिर अगर हम बात कहते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, तो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये नेहरू जी बनाएंगे, इसको नेहरू जी बनाएंगे, ये बात 1935 में ही डिसाइड हो गई थी। कब डिसाइड हो गई थी? 1935 में ही इस बात का निर्धारण हो गया था, इस बात को डिसाइड कर लिया गया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रिपेयर किया जाएगा, इसको जो तैयार किया जाएगा वो नेहरू जी करेंगे। लेकिन क्योंकि तब तक संविधान सभा नहीं बनी थी, इसलिए उस टाइम पे ये नहीं बन पाया। और बाद में अगर हम बात करेंगे, अगर हम बाद में बात करेंगे तो बाद में फिर ये जब आपकी संविधान सभा बनी तो नेहरू जी ने इसको बना दिया, तो नेहरू जी ने इसको बना दिया। क्लियर है? उसके बाद ये संविधान सभा ने इसको कब अपनाया, तो ये ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947। अब बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी लेकर आ गए थे और ये संविधान सभा इसको 22 जनवरी 1947 को अपना रही है। क्यों अपना रही है इतना लेट? क्योंकि बेटा आपकी जो संविधान सभा थी उसने ये इंतजार किया था कि जो और पार्टियां थी, जो उस टाइम पे और दल थे, वो सब इसमें आए और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पढ़ें कि इसमें नेहरू जी ने क्या क्या लिखा है, इसमें नेहरू जी ने क्या क्या लिखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नहीं आया। संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया कि सब लोग आए, इसको पढ़ें और अपनी सहमति दें। लेकिन इंतजार करने के बाद में जब कोई नहीं आया तो फिर आपकी संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को बेटा जी एक्सेप्ट कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये आपको एक ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा है या फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी वास्तविक कार्यवाही, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसकी वास्तविक कार्यवाही जो रियल प्रोसीजर था, रियल प्रोसीजर मतलब वास्तविक रूप से इसने कब काम करना शुरू किया, यानी रियल वर्किंग इसने कब शुरू की, वास्तविक कार्यवाही कह लो, रियल वर्किंग कह लो या रियल प्रोसीजर कह लो, इसने इसकी शुरुआत कब की थी, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो बेटा उसी दिन से हुई थी जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत हुआ था। क्यों मैम इसी दिन से हुई थी? उसके पहले भी तो 2 मीटिंग हो गई थी, उसके पहले भी तो मैम 2 मीटिंग हो गई थी। ठीक है, 2 मीटिंग उसके पहले हो गई थी। तो यहीं से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बेटा आप ये देख रहे होंगे कि उसके पहले जो भी मीटिंग्स हुई थी, उसके पहले जो भी बैठकें हुई थी, उनमें आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष, आपके संवैधानिक सलाहकार, बस यही आपके चुने जा रहे थे। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, अब काम शुरू हो गया। तो एक प्रश्न ये भी आपसे बन सकता है, तो आपको इसका आंसर अब पता है कि वास्तविक कार्यवाही कब शुरू हुई, जब आपकी तीसरी बैठक शुरू हुई। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है,
आपका ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह रहे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह रहे हैं, इसमें कितने अनुच्छेद थे? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए बेटा जी कि कितने आर्टिकल्स थे, कितने आर्टिकल्स थे बेटा, कितने आर्टिकल्स थे, जल्दी बताइए कितने आर्टिकल्स थे, कितने आर्टिकल्स, ये पूछ रही हूं मैं कि इसमें कितने अनुच्छेद थे, इसमें कितने अनुच्छेद थे, जल्दी से बताइएगा। स्लो ही पढ़ा रही हूं मेरे बच्चे, स्लो ही पढ़ा रही हूं, सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं कि इसमें कितने अनुच्छेद थे। लाइव चैट बिल्कुल चल रहा है और मुझे आपकी सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। आंसर आ रहा है कि मैम 8 थे, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कितने आर्टिकल्स थे बेटा? 8 आर्टिकल्स थे। कितने अनुच्छेद थे बच्चे? मैम 8 थे। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया कि हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू जी एक प्रस्ताव लेकर आए। कौन लेकर आए? नेहरू जी लेकर आए। और नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान, जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा के सामने पेश किया। संविधान सभा के सामने पेश किया, ठीक। और फिर इस संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा मैम? क्वेश्चन बनेगा थर्ड मीटिंग कब हुई? थर्ड मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया बेटा? कब प्रस्तुत किया? और फिर पूछेगा कि बेटा पूछेगा कि कब स्वीकार किया, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि संविधान सभा की वास्तविक कार्यवाही कब शुरू हुई, तो वो भी 13 दिसंबर को हुई। और फिर पूछेगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे बेटा जी? 8 थे। अब तक बस मैंने इतना ही आपको पढ़ाया। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही ये कार्यवाही शुरू होती है तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका एक प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि जब हमें संविधान बनाना है, जब हमें संविधान बनाना है तो संविधान को बनाने के पहले हमारे पास एक प्रारूप होना चाहिए, हमारे पास एक ड्राफ्ट होना चाहिए। जैसे मैम ड्राफ्ट क्या होता है, प्रारूप क्या होता है? बेटा जब अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपना एक घर बनाऊंगा, आप ऐसा बोलते होंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं घर बनाऊंगा तो उस घर में मैं ये कहूंगा कि वहां स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, वहां पे छत अच्छी होनी चाहिए, मैं उसमें झूला लगवाऊंगा। तो आपने क्या किया? घर बनने से पहले आपने क्या कर लिया? घर बनने से पहले आपने उसका एक इमेजिनेशन, एक ग्राफ, एक ड्राफ्ट अपने मन में बना लिया कि ऐसे 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 मैं अपना घर बनवाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम आपका किसको लेकर चर्चा चल रही थी? संविधान के प्रारूप को लेकर, संविधान का प्रारूप, ठीक। कि भाई संविधान कैसा होगा, इसमें हम क्या क्या रखेंगे, इसको हम कैसा बनाएंगे, ये कौन है, ये कौन बताएगा? तो ये अब इस पे क्वेश्चन था कि ये कौन बताएगा कैसा संविधान होना चाहिए। मतलब संविधान, ये जो संविधान है इसका जो प्रारूप है, क्वेश्चन आता है किसने तैयार किया, किसने तैयार किया, किसने तैयार किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? अंबेडकर आंसर कर रहे हैं बेटा जी, गलत आंसर है। अंबेडकर नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रश्न तो ये था, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रश्न बेटा ये था। और दूसरा प्रश्न क्या था कि ये जो ड्राफ्ट बनेगा, ये जो प्रारूप बनेगा, ये जो ड्राफ्ट बनेगा, इस पर विचार कौन करेगा, इस पर विचार कौन करेगा, विचार कौन करेगा, ठीक है, इस पर कौन डिस्कशन करेगा, कौन चर्चा करेगा। ये दो प्रश्न यहां पर सामने थे। विचार का मतलब है डिस्कस करना कि ये कौन करेगा। BN राव बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आ रही हूं मैं, ये भी बताऊंगी, आंसर भी दूंगी तुम्हें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। संविधान सभा ने क्या कहा, संविधान सभा ने कहा BN राव को, क्या कहा कि जो BN राव हैं, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार भी हैं, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे संविधान का प्रारूप। कौन बनाएंगे, BN राव साहब बनाएंगे। तो आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। किसने बनाया, BN राव ने मैम बनाया संविधान का प्रारूप। और इस संविधान में इन्होंने कहा कि इसमें जो आर्टिकल्स होंगे, इसमें जो अनुच्छेद रखे जाएंगे, वो इन्होंने कहा कि वो 13 होंगे, वो सॉरी कितने होंगे, 243। कितने अनुच्छेद होंगे, 243 होंगे। और इसमें जो शेड्यूल्स होंगी, जो अनुसूचियां होंगी, वो बेटा कितनी होंगी, वो इन्होंने बोला कि अनुसूचियां होंगी 8। कितनी होंगी मेरे बच्चे, 8। ये दो चीजें इन्होंने बताई। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, फोकस पूरा बोर्ड पे रखना, पूरा। आंसर तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन एक बात ये थी कि ये जो प्रारूप था, ये जो प्रारूप है, इसको BN राव ने पेश कब किया था। तो बेटा पेश किया था अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में। संविधान का प्रारूप किसने बनाया, BN राव ने। कितने आर्टिकल्स थे, 243। कितनी अनुसूचियां थी, तो मैम 8 अनुसूचियां थी। सॉरी, इन्होंने 8 नहीं, आई एम सॉरी बेटा, इसको ठीक करना, 8 आर्टिकल थे, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 13। कितनी अनुसूचियां थी, इसको करेक्ट कर लेना, कितनी अनुसूचियां थी, 8 नहीं बेटा, 13 अनुसूचियां थी। और पेश कब किया गया था, तो अक्टूबर 1947 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसको 13 कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन अगला क्या है कि क्वेश्चन है अगला मैम, इस पर विचार कौन करेगा। क्या क्वेश्चन है अगला, इस पर विचार कौन करेगा। तो मैं आपको ध्यान से सुनना। विचार करने के लिए बोला संविधान सभा ने कि इसके लिए हम एक प्रारूप समिति बनाएंगे। इसको बेटा प्रारूप समिति कहते हैं। इसको मेरे बच्चे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसको मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है, मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति, ठीक है। और बच्चा आपको यह ध्यान रखना है कि इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसको ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों कहते हैं। ध्यान से सुनना। आपको मैंने अगर क्वेश्चन में दिख रहा होगा तो ये आपका ये कमेटी का काम क्या था, इस पर विचार करना। किस पर विचार करना, ड्राफ्ट पर। किस पर विचार करना बच्चा, तो आप कहेंगे मैम ड्राफ्ट पर विचार करना। और इसके काम की वजह से ही इसका क्या नाम पड़ा, इसका क्या नाम पड़ा, प्रारूप समिति। ड्राफ्ट पे डिस्कशन करना था, ड्राफ्ट पे विचार करना था, इसलिए क्या नाम पड़ा, इसलिए क्या नाम पड़ा, तो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी,
ठीक, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तुम जो क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर तुम्हें पहले ही दे दूंगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो ये जो समिति है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया जी इसको गठन कब हुआ, इसको फॉर्म्ड कब कर दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इसको फॉर्म्ड कर दिया, इसका गठन कर दिया। लेकिन मैम ये बात समझ में नहीं आ रही कि समिति पहले बन गई और ड्राफ्ट बाद में आया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब संविधान सभा के सामने दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न कि भाई जो आपका संविधान है उसका प्रारूप कौन बनाएगा, तो आंसर दे दिया कि BN राव बनाएंगे। अब BN राव साहब जो हैं उसको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब उन्होंने शुरू करा तो उनको टाइम लग गया और हमारी संविधान सभा ने क्या किया कि समिति को पहले ही बना दिया। तो समिति पहले बन गई थी और इनका जो ये ड्राफ्ट जो इन्होंने बनाया था या जिसको प्रिपेयर किया था वो आपका अक्टूबर 1947 में प्रिपेयर हुआ। जैसे ही ये प्रिपेयर हुआ तो तब समिति ने इस पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन समिति का गठन आपके प्रारूप से पहले ही हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये समिति बन गई, अब समिति पे चर्चा करेंगे। आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ये जो प्रारूप समिति है, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, आप हमें बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मेरे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके जो हैं यहां पर इस समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। अनुसूची तो 12 है मैम, आऊंगी बेटा आपके 12 पे भी आऊंगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूं बेटा उसको पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। फिर क्वेश्चन आएगा चेयरमैन के बाद कि इसमें अन्य सदस्य कितने थे, अन्य सदस्य, ठीक है, जिनको आप कहेंगे अदर मेंबर्स। अन्य सदस्य कितने थे, तो बेटा आंसर करना कि 6 थे। कितने थे? 6। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि कुल कितने सदस्य थे, अगर ऐसे पूछे कुल कितने सदस्य, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कुल कितने सदस्य, तब बेटा आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें आपके अध्यक्ष भी आ जाएंगे। लेकिन केवल अगर पूछेगा कि अन्य सदस्य कितने थे, तो बेटा तब तुम्हारा आंसर रहेगा 6। अब मैम इन 6 सदस्यों का नाम क्या था, तो नाम देखिएगा, पहला नाम लिखेंगे KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा नाम गोपाल स्वामी, एक मिनट, गोपाल स्वामी आयंगर। फिर है कृष्णा स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी आयंगर पूरा भी नाम लिख सकते हो। गोपाल कृष्ण, एक मिनट, एन गोपाल स्वामी, एन लिख देती हूं मैं, यहां पे रह गया है लिखने के लिए, 1 मिनट बेटा। एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर।
ठीक, ये आपके दूसरे सदस्य थे। के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्णा। फिर नेक्स्ट है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट थे आपके मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक, एक थे आपके यहां पर बी एल मित्र। ठीक है, बी एल मित्र। इनके स्थान पर बाद में कौन आ गए? बाद में एन माधव राव। ठीक है, इनके स्थान पर बाद में कौन आ गया था? एन माधव राव। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4 और 5 हो गए। ठीक, अभी सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, अब एक व्यक्ति का नाम और है जिनमें से आप कहेंगे कि एक और थे आपके जिनका नाम है, रुक जाइए, यहां लिखने की जगह मुझे लगता है कि मुझे यहां लिखना चाहिए, डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। और इनकी जगह पर कौन आया था? टीटी कृष्णमाचारी। कौन आया था? टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, क्यों आए थे मैम? जैसे अब मैं 2 चीजों को अंडरलाइन करूंगी, एन माधव राव और बेटा टीटी कृष्णमाचारी। आपको देखकर यहां लग रहा होगा कि मैम ये तो 8 हो गए, आपने तो 6 ही बताए थे। ये तो 8 हो गए, आपने तो मैम 6 ही बताए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो कि आपने तो हमें मैम बताए थे कि 6 होंगे, लेकिन ये 8 हो गए। तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र। अब देखो बीएल मित्र का क्या होता है? बीएल मित्र आगे जाकर हट जाते हैं। क्या हो जाता है? आगे जाकर हट जाते हैं। ठीक है, आगे जाकर हट जाते हैं। हट जाने का मतलब है कि ये इस सदस्यता से हट जाते हैं, सदस्यता खत्म जो है हो जाती है। आरडीपी ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, इन्होंने रिप्लेस किया, बीएल मित्र को किसने रिप्लेस किया? एन माधव राव ने। लेकिन इतना बताना काफी नहीं है, बताना तो ये भी पड़ेगा ना कि मैम क्यों? क्योंकि बेटा आगे जाकर एन माधव राव जो बीएल मित्र हैं वो आगे जाकर हट जाते हैं। और ये जो डीपी खेतान हैं इनकी हो जाती है बेटा जी अचानक से मृत्यु। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब डेथ हो जाएगी तो इनका पद खाली हो जाएगा। जब डेथ हो जाएगी तो इनका पद खाली हो जाएगा। इस वजह से इस पद को किसने भरा? टीटी कृष्णमाचारी ने। किसने भरा? टीटी कृष्णमाचारी ने इस पद को भरा। समझ आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, इस पद को टीटी कृष्णमाचारी ने यहां पर भरा। सॉरी, ठीक है, अचानक मृत्यु के कारण और उनका आपका बीएल मित्र का जो है उनके हटने के कारण। समझ आया? अब ये हो गई तुम्हारी पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी। बच्चे कह रहे हैं मैम पूरा नाम कैसे याद रखेंगे? तो बेटा अगर आप इनको 4 से 5 बार पढ़ लोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैम ये सारे मेंबर भी याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल मेरे बच्चे याद करने पड़ेंगे, तभी तो लिखवाए हैं। अगर इनको स्किप कर सकते, इनको अगर हम छोड़ सकते तो मैं बिल्कुल छोड़ देती, आप पे इतना बर्डन क्यों डालती।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे सुनिए, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में एक प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा कि इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट, इसने का मतलब है प्रारूप समिति से, ठीक है, या फिर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो कि इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि प्रथम रिपोर्ट को हम कहेंगे फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट रिपोर्ट कहेगा कब दी, क्या कहेगा? कब दी। ये आपका एग्जामिनर नेक्स्ट प्रश्न आपसे करेगा कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कब दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली रिपोर्ट दी थी 21 फरवरी 1948 को। कब दी थी बच्चा? 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि संविधान में आर्टिकल्स कितने होने चाहिए? इसने कहा कि 315। कितने आर्टिकल्स होने चाहिए? 315। और इसने ये कहा कि इसमें जो शेड्यूल्स होंगी, जो अनुसूचियां होनी चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए 8। कितनी? यहां पर हैं 8। अब मेरी बात को जरा पीछे देखना, कंपेयर करो। उन्होंने जो BN राव ने बनाया है उसमें कितने आर्टिकल हैं? 243। और अगर बात करें तो उसमें 315। यहां कितनी अनुसूचियां हैं? मैम 13। और बेटा वहां कितनी अनुसूचियां हैं? मैम 8। यानी अनुसूचियों को तो मैम घटा दिया, लेकिन हमारे जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको बढ़ा दिया। लेकिन इस समिति ने ये जो अपनी प्रथम रिपोर्ट दी थी, प्रथम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से सदस्य, किसके सदस्य? संविधान सभा के सदस्य। जो सदस्य थे वो बेटा जी असंतुष्ट थे, मतलब वो एक तरीके से इससे एग्री नहीं थे, वो असंतुष्ट थे, उन्हें ये रिपोर्ट सही नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि भैया इस पे दोबारा विचार करवाओ। क्या बोला? कि इस पे दोबारा विचार करवाओ। सूरज बेटा पहले सुन लो, लास्ट में जाने से पहले तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, परेशान मत हो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सदस्य असंतुष्ट थे कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। इन्होंने इस रिपोर्ट को वापस समिति को दे दिया और फिर इस समिति ने क्या किया? इस प्रारूप समिति ने, या इस समिति की जगह तुम क्या लिख सकते हो? प्रारूप समिति भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस समिति का मतलब प्रारूप समिति से ही है। अब जब इसको वापस दे दिया, इसने फिर से इस पर विचार किया और बेटा अब की बार क्या दिया? अब की बार मेरे बच्चे इसने दी अंतिम रिपोर्ट, ठीक है? अंतिम रिपोर्ट, या कह सकते हैं कि लास्ट रिपोर्ट इसने यहां पर दी। किसको दी? संविधान सभा को अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। और ये जो अंतिम रिपोर्ट थी, ये कब दी गई थी? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये रिपोर्ट कब दी गई थी? क्या ये रिपोर्ट कब दी गई थी? तो दी गई थी 26 अक्टूबर 1948 को। इसने कहा कि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। इसने क्या कहा? कि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। इसको मैंने फिर से चेक करके आपको दे दिया है,
ठीक। अब जैसे ही बेटा इसने ये फाइनल रिपोर्ट दी, तो इस फाइनल रिपोर्ट पर क्या करनी थी, इस फाइनल रिपोर्ट पर आपको क्या करनी थी, हमारे सदस्यों को इस फाइनल रिपोर्ट पर करनी थी बेटा संविधान सभा के सदस्यों को चर्चा। संविधान सभा के सदस्यों को करनी थी बेटा इस पर चर्चा, संविधान सभा के सदस्यों को चर्चा। ठीक है, चर्चा को बोलते हैं डिस्कशन। इस पर इनको डिस्कशन करना था, विचार विमर्श करना था। और इसके लिए बेटा पता है इन्होंने क्या बुलाया, इसके लिए बेटा इन्होंने बुलाए 3 वाचन, जिनको हिंदी में तो कहते हैं वाचन, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग। क्या कहते हैं, रीडिंग। किस लिए बुलाई जाएंगी, संविधान सभा के सदस्यों ने चर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। ठीक है, चर्चा करने के लिए मेरे बच्चे क्या बुलाया, चर्चा करने के लिए वाचन बुलाए। क्या बुलाए, वाचन। वाचन को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग। ठीक है, वाचन बुलाए, ये लिख लीजिएगा पूरा, बुलाए, वाचन बुलाए, रीडिंग्स इन्होंने बुलाए। अब आपसे क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा एग्जामिनर का, वो पूछेगा कि मैम कितने वाचन बुलाए, कितने वाचन बुलाए। तो आप लिखेंगे कि यहां पे कितने वाचन आए, तो मैम 3 वाचन आए। कितने वाचन आए मेरे बच्चे, 3 वाचन। 3 वाचन, देखो बच्चे ने लिखा है दीपेंद्र ने कि मैम तीनों आए थे, 3 वाचन आए थे। ये तो सही है, लेकिन आज तुम्हें मैं ये भी समझाऊंगी कि वाचन होता क्या है, वाचन कहते किसको हैं, और ये 3 वाचन जो हुए थे इनमें क्या हुआ था। मैं सिर्फ तुम्हें डेट नहीं डलवाऊंगी, तुम्हें एक एक शब्द का अर्थ भी समझाऊंगी कि ये होता क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको अर्थ देखो। अगर हम बात करें कि आपका एक है प्रथम वाचन, ध्यान से सुनना, प्रथम वाचन जिसको बेटा बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग। ये प्रथम वाचन आपका 5 नवंबर से शुरू होता है और 9 नवंबर 1949 तक चलता है। और इस प्रथम वाचन में होता क्या है, मैम इस प्रथम वाचन में होता क्या है, तो देखो अगर हम बात करते हैं आपके प्रथम वाचन की, तो ये जो प्रथम वाचन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो रिपोर्ट है, इसमें जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट किसके सामने, संविधान सभा के सामने, या संविधान सभा के सदस्यों के सामने, संविधान सभा के सदस्यों के सामने। ठीक, पहला काम ये होता है। ठीक है, पहला काम ये होता है इसमें। और दूसरा काम इस रिपोर्ट की बेटा फोटो कॉपीज निकाली जाती हैं। फोटो कॉपीज, फोटो कॉपीज को क्या बोलते हैं हम, प्रतिलिपियां। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, प्रतिलिपियां, मतलब बिल्कुल उसके जैसी प्रतिलिपियां फोटो कॉपीज कराई जाती हैं। और ये जो फोटो कॉपीज हैं, ये जो फोटो कॉपीज हैं, ये लिखना फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। बेटा मैं मेन वर्ड्स इंग्लिश में लिखती हूं, पूरा हिंदी और इंग्लिश में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलती रहती हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। प्रतिलिपियां, फोटोकॉपी, मैम क्यों करवाई फोटोकॉपी, क्या जरूरत थी फोटोकॉपी की, तो सुनो, उसका आंसर देगा तुम्हें द्वितीय वाचन। फिर क्या हुआ आपका, सेकंड रीडिंग हुई। कौन सी रीडिंग हो गई मेरे बच्चे, सेकंड रीडिंग।
सेकंड रीडिंग। पहले आपकी फर्स्ट रीडिंग, अब हुई सेकंड रीडिंग, और ये जो सेकंड रीडिंग थी ये आपकी सबसे लंबी रीडिंग थी। एक चीज पहले ये लिख लो, सबसे लंबा वाचन, लॉन्गेस्ट रीडिंग, सबसे लंबा वाचन, लॉन्गेस्ट रीडिंग, क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट रीडिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट रीडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों है ये लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये आपकी जो रीडिंग है ये 15 नवंबर कब से शुरू होगी, 15 नवंबर 1948 से शुरू होगी मेरे बच्चे, और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चलेगा। इसलिए ये सबसे लंबा था, इसलिए क्या था, ये सबसे लंबा था। और ध्यान से सुनना, ये सबसे लंबा था, सबसे लंबा रीडिंग यही था। क्यों था ये सबसे लंबा, क्योंकि बेटा इस रीडिंग में, ये जो सेकेंड रीडिंग है इसमें होती है चर्चा, और चर्चा को क्या बोलते हैं, डिस्कशन। ये समझाने के लिए है, डिस्कशन होता है और डिस्कशन हमेशा लंबा होता है। तो इसमें रिपोर्ट पर चर्चा होती है। तो बेटा चर्चा कब होगी, जब उन्हें देखो, अगर हमें किसी चीज पे चर्चा करनी है तो आप कहेंगे मैम पहले ये बताओ चर्चा होनी किस चीज पे है। भाई अगर मैं बोलूं चर्चा करनी है तो चर्चा होनी किस चीज पे है, तो आप क्या कहेंगे, रिपोर्ट पे। और रिपोर्ट पे चर्चा कब होगी, जब हम फोटो कॉपी करा के सारे सदस्यों को रिपोर्ट दे देंगे। तो दूसरे रीडिंग में चर्चा होगी, इसलिए उस रिपोर्ट की जो फोटो कॉपी है पहले ही सेशन में सबको दे दी गई, सारे सदस्यों को दे दी गई, और फिर यहां पर क्या हुआ, उस पर चर्चा हुई। वाचन यही तो होता है। तो अब पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में मैम प्रेजेंट होगी रिपोर्ट और फोटो कॉपी करा के मेंबर को दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमें करनी है अगले दिन चर्चा, हमें करनी है अगले दिन चर्चा। ठीक, उसके बाद में लास्ट आज का जो होगा वो क्या होगा, वो है मैम थर्ड रीडिंग। क्या होगा, थर्ड रीडिंग। फिर मैं कराऊंगी थोड़ा सा रिवीजन। इसको बोलते हैं तीसरा वाचन। क्या बोलेंगे आप इसको, तृतीय वाचन या तीसरा वाचन। कब हुआ ये, तो ये 14 नवंबर से शुरू होता है और मेरे बच्चे 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है। और इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन आपका संविधान इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या किया गया, इसको अंगीकृत कर दिया गया, यानी कि एडॉप्ट हो गया। तो इस दिन ये एडॉप्ट हुआ था, ध्यान रखना, ये इस दिन एडॉप्ट हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। फिर मैम तीसरे वाचन में हुआ क्या था, तो जो रिपोर्ट थी उसको क्या कर दिया हमने, उस रिपोर्ट को लागू करना, किसी भी चीज को लागू करना, या कह सकते हैं कि तीसरे वाचन में चीजें पारित हो जाती हैं, लागू करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि संविधान लागू हो गया, तीसरे वाचन में रिपोर्ट को लागू कर दिया कि यही हमारा फाइनल संविधान है, यही हमारा फाइनल संविधान है। तो तीसरे रीडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पारित करते हैं। क्या करते हैं, पारित करना। इसको पास करना होता है, पारित करना, यानी कि पास्ड।
ठीक है, पास करना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली वाली रीडिंग में कोई भी चीज प्रस्तुत होती है, कोई भी चीज प्रस्तुत होती है और उसकी फोटो कॉपी करा के सदस्यों को दी जाती है। दूसरे वाले में उसी रिपोर्ट पर चर्चा होती है और तीसरे वाले में अगर हम बात करें, क्या गलत लिख दिया मैंने, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 और आपका दूसरा वाला 15 नवंबर 1938 से 48 से 17 अक्टूबर 1949। डेट तो बेटा सही लिखी हुई है, डेट तो मैंने सही लिखी हुई है। फर्स्ट रीडिंग बता तो रही हूं, रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और उसकी फोटोकॉपी कराकर आपस में बांटना। दूसरे में चर्चा, दूसरे में चर्चा। बेटा आर्टिकल्स कितने लागू हुए अगली क्लास में बताऊंगी। अगर हम बात करेंगे, अच्छा ओ रियली सॉरी बेटा, इसको ठीक करना। 5 नवंबर से इसको ठीक कर लीजिए, 1 मिनट रुकिए। 5 नवंबर से 9 नवंबर 1948, इसको करेक्शन कर लेना सारी डेट्स को, ठीक है। ये 5 से 48 होगा, 49 आपका लास्ट होगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूं ताकि तुम्हारा कुछ रिवीजन हो जाए, ताकि तुम्हारा कुछ रिवीजन हो जाए। इसको ठीक कर लेना। 5 नवंबर से 9 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और उसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग, बेटा टोटल 3 ही हुए थे आपके। रीडिंग अगर पूछेंगे तो 3 ही हुए थे। अब मेरी बात को सुनो और आंसर्स करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर लेती हूं। चलो बताओ, मुझे ये बताओ, आज मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, मुझे बताओ उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उद्देश्य प्रस्ताव में कितने आर्टिकल थे, कितने आर्टिकल थे, कितने आर्टिकल्स थे? जल्दी जल्दी बताओ, देखते हैं कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, जल्दी बताइए। अब रिवीजन करवा रही हूं मैं, सारे फैक्ट बताऊंगी अगली क्लास में, पहले इतना तो हजम कर लो, धीरे धीरे ही पढ़ लो। चलो बताओ कितने थे, कितने थे? बच्चे कह रहे हैं 8, जो 8 कह रहे हैं बिल्कुल सही, और जो कह रहे हैं 243, तो बेटा 243 थे बी.एन. राव के ड्राफ्ट में। कहां पर थे? बी.एन. राव के प्रारूप में 243 थे। अब बताओ आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको आपकी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? जल्दी बताओ, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिए। कब स्वीकार किया? जल्दी से आंसर कीजिए। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो आप बताइए मुझे जल्दी से। आंसर्स तो आप ही को करने हैं, आंसर आना चाहिए। देखिए आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 1947। ठीक, उसके बाद में आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इससे इतना ही। उसके बाद बी.एन. राव ने इसको कब किया? ठीक है, अब मुझे बताओ बी.एन. राव ने अपना जो बी.एन. राव ने अपना ड्राफ्ट कब तैयार किया था? अपना ड्राफ्ट कब तैयार किया था? अपना ड्राफ्ट कब तैयार किया था, मतलब कब पेश किया था, ये कहने का मतलब है। पेश कब किया था? पेश कब किया था? तो अक्टूबर 1947। बच्चे आंसर कर रहे हैं, कब किया था? अक्टूबर 1947। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, आप बताओ कि जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछती हूं मैं आपसे। आप बताओ कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? यह समिति कब फॉर्म्ड की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म्ड की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म्ड की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म्ड की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आपको आज इतना ही, फिर बाकी का रिवीजन मैं आपका कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगी। तो पढ़ना अच्छे से और अच्छे से चीजों को तैयार करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।